ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि आने वाला वक्त इस पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जनवरी में बांग्लादेश के इलेक्शन हो रहे हैं, फरवरी में पाकिस्तान के हो रहे हैं, मई में भारत के इलेक्शन हो रहे हैं। इसीलिए नई सफबंदियां दुनिया भर की पावर्स की देखी जा रही हैं। लेकिन साथ साथ एक बड़ी खबर यह है, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भारत जाने से इनकार कर दिया। उनको जाना था अगले माह एक 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें वो चीफ गेस्ट बन के जा रहे थे। साफ इनकार कर दिया। वजह क्या है? भारत की दहशतगर्दी अमेरिका में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी कनाडा में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी बर्तानिया में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी कतर में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी अफगानिस्तान में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी कश्मीर में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हमेशा पकड़ी जाती थी। लेकिन अब दुनिया को मालूम पड़ गया है कि मोदी हुकूमत से ज्यादा बड़ी दहशतगर्द हुकूमत कोई हो नहीं सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड पावर्स मिलकर इस मोदी को तो ठिकाने लगाएं। बहुत वक्त आ चुका है, क्योंकि अब यह खित्ता मजीद दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद, आई विल स्टार्ट विद यू। कितनी बड़ी खबर है ये बाइडेन का मना करना इंडिया जाने से? सर, बहुत बड़ी खबर। मैं कहूंगा कि देर है दुरुस्त है, और यही अमेरिकन, कैनेडियंस और जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक थे जो कि इंडिया में रेस्पाइट तलाश करते थे बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले के अंदर, उनको जब यही आग जो उन्होंने खुद लगाई थी और इंडिया को सपोर्ट किया था एक अनप्रेसिडेंटली तमाम महाजों के ऊपर, तो वो उस सिलसिले के अंदर वही आग जब उनके घर में पहुंची है, तो अब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि कैसे इंडिया स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के लिहाज से अब जाना पहचाना शुरू हो चुका है। कनाडा की मिसाल जैसे आपने खुद कहा, अमेरिका देखें, कतर देखें, पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, नेपाल देखें, भूटान देखें, हर जगह इसकी जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। बीजेपी की है क्या? बेसिकली बीजेपी इज नथिंग, आरएसएस की पॉलिटिकल फेस है। और जो आपने बिल्कुल सही एनालिसिस में करके कहा कि आपके अप्रैल मई के अंदर इनके लोकसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और 1.4 अरब की जो आबादी है उसमें तकरीबन 1.1 अरब हिंदू है, और इसमें बीजेपी ने, स्पेशली मोदी ने, जिसका अमेरिका में दाखिला ममनू था जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तो उसने एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चला है, जिसमें जो मजहब को उसने आगे रखा है। तो इसने एक किस्म की मजहबी जुनून, जो मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दी है, जो कि किसी सूरत भी खित्ते के लिए खास करके और दुनिया के लिए आमतौर पर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो बुग़्ज़ चाइना में एक इंडिया को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दे के एक अफरियत बनाया गया है, अब वही आग वही उसने जब खुद इनको डसा है, तो अब ये जो बाइडेन साहब ने इसके रिपब्लिक डे पे आने से मना किया है। और उसी सिलसिले के अंदर जो पिछले कुछ सालों पहले जो क्वाड बनाया गया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिकन का था कि आप इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया जो साउथ चाइना सी है उसमें अमेरिकन के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर सके, तो उसी की समिट में उसने मना कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि सफारती और जो आपकी सियासी लेवल के ऊपर जो इंडिया की बहुत बड़ी अजीमत है, और मैं समझता हूँ कि इंडियन के जो डायस्पोरा है उसको भी इसका ख्याल करना चाहिए इंटरनेशनली, क्योंकि वो एक ऐसे लीडरशिप की बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकती जो कि इंडिया के नाम का बदनाम किया उन्होंने, और जो सबसे बड़ी कहलाई जाने वाली डेमोक्रेसी है कि जिसके पास अभी खतरनाक तरीन हथियार भी हैं बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में। तो इन तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस में लाने की जरूरत है, अदरवाइज साउथ एशिया तो भुगत रहे, अब यूरोप और अमेरिका भी जब भुगतेंगे तब उनको पता चलेगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया के लिए खासी ये एक शिकस्त है सफारती लेवल के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि अब वेस्ट मिलकर जो है अपने जो पुरानी राइट। इनकी जो कॉपरेशन थी इंडिया के साथ उसको चेकमेट करेंगे, और जो है वो इसको इंडिया को कंट्रोल करेंगे, ताकि दुनिया जो है इसके अजाब से जो है बच सके। जी अब्दुल्ला साहब, इंतहा पसंद हिंदू सोच रखने वाली मोदी हुकूमत, जिससे ना मुसलमान महफूज, ना सिख महफूज, ना मसीह महफूज, ना दुनिया, ना खित्ता महफूज, अब चेहरा बेनकाब हो चुका है। मोदी पहले ही 2 टर्म्स गुजार चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत जरूरी है कि नैरेटिव बदला जाए। अच्छा, जो बाइडेन भी बड़ी मुश्किलात में अमेरिका में, अब्दुल्ला साहब, फलस्तीन जंग की वजह से 40% उनकी मकबूलियत कम हुई है। तो इस वक्त दोनों लीडर्स मैं देख रहा हूं अपने अपने मुल्क में मुश्किलात का शिकार हैं। दोनों ने इलेक्शंस भी कराने हैं, दोनों बड़े गहरे यार थे, लेकिन अब यारों में फासले बढ़ गए हैं। इंपैक्ट क्या देख रहे हैं अब्दुल्ला साहब इसका? ब्रिगेड साहब ने बहुत खूबसूरत, और आपने तमाम बातों को तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मेरे लिए आपने कुछ छोड़ा ही कोई नहीं है। बहरहाल इसके अंदर जो और तलब बात है वो ये है कि जो भारत से उम्मीदें थी अमेरिका को, क्योंकि डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है ये इनका था, पार्टनरशिप, सॉरी।
अब पार्टनरशिप क्या होती है? यानी कि जब आपको फ़वाइद हासिल होते हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो आपको यूरोप में हो, चाहे वो दीगर जगहों पे हो, वहाँ आप जो है उसका मुनाफ़ा भी कमाते हैं और जो होता है वो मिल-बाँट के खाया जाता है। इस कॉपरेशन को यूक्रेन के अंदर बहुत बुरी तरीके से धचका लगा। ये सिर्फ पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ जब जनरल मैटिस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर 5,000 सोल्जर्स को मांगने आए भारत के अंदर और भारत ने टकाशा इनकार कर दिया। और अफगानिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा धक्का था अमेरिका को, लेकिन क्योंकि वहाँ रेडनेक अमेरिकन्स जो हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक जिसको आप कहते हैं कि एक बिल्कुल अमेरिकनाइज्ड वहाँ के बीजेपी जो है, तो वो लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर बहुत वावेला कर रहे हैं कि हमें इस सारे सिलसिले में क्या मिला। और इंडिया जो था वो तो हमेशा से रशियन कॉरिडोर के साथ खड़ा था, वो अचानक जो है उसने अमेरिका की तरफ अपना रुख इसलिए फेरा कि उसको कुछ वहाँ से हासिल होना चाहता था। और आप देख लें कि कमिला हैरिस हैं या इसी तरीके से व्हाइट हाउस के जो स्टाफर्स हैं, जो उनकी अदलिया के अंदर लोग बैठे हैं, वो भारतीय निजात लोग हैं। और ज़्यादातर कांग्रेसमैन और जो सेनेटर्स हैं, उनके जो नीचे स्टाफ वर्क करने वाले लोग हैं, वो भारतीय निजात लोग मौजूद हैं। अब अगर भारत की इकोनॉमी को देख लिया जाए तो 65% उनका जो मामला है वो सारा आईटी रिलेटेड बिजनेस है। वो उसके अंदर कहीं भी प्रोडक्शन की बुनियाद के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो ये आईटी रिलेटेड बिजनेस एक वक्त में 2001 तक पाकिस्तान के पास था और इसी तरीके से दीगर दुनिया के ममालिक में था और हम जो है वो बूमिंग इकोनॉमी थी। नतीजा ये निकला कि जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने फरमाया कि चाइना की जो मोहब्बत है, चाइना को बैलेंस करते करते इंडिया ने अपना एक पार्टनर यहाँ ढूंढ लिया। नतीजा ये हुआ कि उस पार्टनर ने उनको वो मुकाम नहीं दिया। ना ही उसने ईरान के साथ अपनी तिजारती रास्ते बंद किए, ना ही उसने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का साथ दिया और ना ही दीगर अमूर के ऊपर जो रूस के साथ ताल्लुकात थे, उसके अंदर भी उसने जो है वो एक बड़ा बैलेंस जो है कायम करा और साथ ही साथ वो ब्रिक्स के अंदर भी जो है वो जा शामिल हुआ। ये तो अमेरिका की पीठ पे डायरेक्ट खंजर था। अब राइट। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत की जो है एक इंतहाई गलत किस्म का, एक इंतहाई जो है वो मैं कहूँगा लाकानूनियत का बल्कि कैंगरू कोर्ट का फैसला आया और उसने कश्मीर को जो है वो वैलिडेट कर दिया। और हद ये है कि मैं 3 हरफ भेजता हूँ उस चीफ जस्टिस के ऊपर जिसने उसको अटूट अंग कह दिया भारत का। भाई ये तो हिंदुत्व की ज़बान थी। आप तो चीफ जस्टिस बने हुए, तो इसके लिए भारत का तो कोर्ट का तो भरम है वो टूट गया। लेकिन अब सैबोटाज किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे को एक ऐसे वक्त में जब वो लैंड किए और ये फैसला आ गया। तो पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन अब भारत जो है ना वो जलते तवे पे बैठा होगा। इस टाइम पे वो वावेला करेगा कि जनाब राइट। जनरल आसिम मुनीर साहब इधर गए हैं, इधर बाइडेन साहब ने दौरा कैंसिल कर दिया। आपने जिन 3 ममालिक के इलेक्शन का जिक्र किया उसमें चौथा मुल्क जो है वो अमेरिका भी शामिल जी है, हाँ, जी हाँ। जो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो उनकी पार्टी है उसकी तरफ से प्रेशर माउंट हो रहा है कि जनाब आप इंडिया के साथ किस हद तक जाना राइट चाहते सर। हैं। आपने एक तरफ इसराइल के अंदर दलील करके रख दिया पूरी दुनिया के सामने और राइट। आज जो है आप इंडिया के साथ भी चलेंगे। तो हमें इस सारे चक्कर में आपको पता है गोरा तो सिर्फ जो है वो टेक टेक करता है, यानी कि जो कुछ उसको हासिल हो सकता है, गिव करने वाला तो वहां तरीका कोई नहीं है। तो आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी उसके अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब हमारे सिपा सलार वहां मौजूद है। राइट। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सिपा सलार को मैं इसको पर्सनली जानता हूं कि अमेरिकनों ने कई दफा दावत दी, वो नहीं गए उनकी दावत के ऊपर। हद यह है कि सेंटकॉम के कमांडर आके दावत दी। आप जरा तस्वीर देखें कि उनको सिविल कपड़ों में मिले हैं अपने घर के अंदर, उनको दफ्तर में नहीं मिले, उनको जीएचक्यू बुला के जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिलवाया गया। ये बहुत इशारे हैं अगर अग्रीड। कोई समझे तो। अग्रीड अग्रीड। लास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब आपसे लेना चाहूंगा। वैसे इत्तेफाक को सर मैं अल्लाह के काम कहता हूँ, देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस। सब अल्लाह के हुक्म से दुनिया चलती है, तो ये भी अल्लाह का ही हुक्म था, अल्लाह की रज़ा ही थी। मैं कहूँगा कि हमारे आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ के सदर ने भारत जाने से इनकार कर दिया। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के एजेंडे पर जो भारत की खित्ते के अंदर उसकी जो
कार्रवाई स्पेशली जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हिसाब से उनके एजेंडे पर सरफहरिस्त रहा होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अफगानी अबूरी गवर्नमेंट के अंदर उसकी इंग्रेस है, जैसे वहां पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव का जो जिंदा मिसाल हमारे सामने है, और अब तो उसको ऑगमेंट करने के लिए कनाडा, अमेरिका और यूके के अंदर जिस तरह की कार्रवाइयां अमेरिकन जो इंडियन रॉ ने जो की हैं, जिसका भी खुद उनके पास वाज़ेह सबूत है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सिपहसालार के जो एजेंडा है, ये टॉकिंग पॉइंट्स उसके जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में वहां पे में होगा, वाशिंगटन में सरफहरिस्त है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोइंसिडेंस है, और इसमें खासी इसको इंडिया को हजीमत भी उठानी पड़ी, क्योंकि अब वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और देखिए कि अभी दुनिया जो है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक ऐसी अफरियत को, एक ऐसे मुल्क को जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नाम से जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, और वहां पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसकी इस वक्त है बीजेपी की, वही बुरी तरह एक्सपोज हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब इंडियंस जो अपने खुद डोमेस्टिक जो पब्लिक है, लोकल्स वहां पे, उनको खुद अपने मुल्क की खातिर सोच के और इस तरह के अमन पसंद किस्म की कोई गवर्नमेंट लेकर आए, जो कि खित्ते में ना सिर्फ अमन को इंश्योर करे बल्कि दुनिया के अमन को भी लुज़े खातिर रखे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब एंड अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना वक्त निकाला। यकीनन प्रोग्राम के आखिर में मैं यही कहूँगा और दुआ करूँगा अपने रब से, हमेशा दुआ से मैं इख्तिताम करता हूँ कि या अल्लाह ताला हमें निजात दिला मोदी जैसे दहशतगर्द से, क्योंकि इसकी वजह से पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में अमन व अमान की सूरत हाल तबाह हो चुकी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।